अगर मुझे कोई चीज से दिक्कत है, अगर मेरा कोई गुस्सा है, तो वो गुस्सा कैसे निकलेगा? अगर मुझे मौका मिला है एक लोकतंत्र में जाकर अपने मत अधिकार प्रयोग करके सरकार बदलने का, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर मौका मेरे पास हो नहीं सकता। मैं 5 साल क्यों चिल्लाऊंगी जब मेरे पास मौका है, में बटन दबाओ, सरकार बनाओ। आप कभी ये नहीं सोचते कि एक बार आप ऋचा जी आपसे एक छोटा सा प्रश्न है आपकी बातों को ही लेकर कि मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो गुस्से में होता तो निकल कर वोट देता और आपके विरोध में जाता, लेकिन यही प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर वोट कम हो रहे हैं तो आपके समर्थक भी तो नहीं निकल रहे हैं। ये 400 पार का नारा कहां से पूरा होगा? ये तो हमको लगता है पिछली बार से कम हो जाएंगे आप। देखिए, मैं बताती हूँ, इस समय जो समाजवादी पार्टी और ये जो पूरी इंडिया अलायंस की जो स्थिति है, मैं यूपी से आती हूँ, मैं यूपी का बताती हूँ आपको। आज यूपी में आप अगर जहां से 17 सीटों से कांग्रेस लड़ रही है, जिसका जनाधार नहीं है, जिसमें बूथ अध्यक्ष नहीं है इस समय पे, जहां के बाहर सन्नाटा पड़ा है। मैंने अभी कल उन्नाव में ये चीज देखी है कि वहां की कांग्रेस कमेटी कार्यालय एकदम सन्नाटा था। तो जहाँ के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, वहां की जनता को आप कैसे निकालोगे? वहां पर कैसे आप बोलोगे कि जाके वोट दो? वहां पर आदमी आपके प्रत्याशी का नाम नहीं जान रहा है। आप लास्ट टाइम पे सीट बदल रहे हो। अखिलेश यादव खुद अपनी घोषणा 4 दिन पहले करते हैं, 3 बार टिकट चेंज कर रहे हो। तो पहले शिवपाल कहते हैं हम लड़ेंगे, फिर वो कहते नहीं हम अपने बेटे को लड़ाएंगे। तो जो लगाव किसी का शिवपाल के प्रति होगा, वो उनके बेटे के प्रति हो, ये संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, आप जिस तरीके के उल हजूल मैनिफेस्टो लेके आ रहे हो, तो जो जनता आपके साथ जुड़ना भी चाह रही है, जो हम कह रहे हैं अगर वर्ग विशेष ऋचा जी जनता को जरा ये समझाइए कि मैनिफेस्टो में उलूल जुलूल आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मैंने जब शुरू में बोला तो आपने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करनी थी। अगर आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मैं खाने पीने की आजादी देंगे माइनॉरिटीज को, देखिए मैंने मैनिफेस्टो को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी डाला है सोशल मीडिया में, कहीं भी मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। और आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस बात को मंच से बोला है। तो आप किस वर्ग को खाने की आजादी देना चाहते हो? आप अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक मतलब जितने आदर्श धर्म वाले हैं। चलिए ठीक है, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं ना आप, तो मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक आप किसको कहते हैं? जितने हमारे हिंदू धर्म के सिवाय जितने भी धर्म हैं कम संख्या में, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। आपके विचारों में क्या अल्पसंख्यक केवल एक वर्ग है? सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण पता है उन्होंने किस तरीके से खाया है? 930 सीटें पीजी की थी, जिसमें 150 सीट केवल मुस्लिमों को दी है, मतलब 16% आरक्षण उनको दे दिया। 85 मुस्लिम जातियां थी कि पूरी इन्होंने आरक्षण कर दी। ओबीसी कहाँ चला गया वहां पे? आप बताइए, क्या वो संख्यक नहीं है? यही प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप बता दीजिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अल्पसंख्यकों को कितनों को टिकट दिया? सिर्फ एक टिकट दिया है। आप यही अगर आपका जवाब है तो मैं उसी जवाब में प्रश्न बना रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले जब से डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके मतलब आप अल्पसंख्यकों को अपनी स्टेट टीम में शामिल नहीं रखती है? 3 करोड़ से ऊपर आवास दिए गए, तो आप बताइए कितने आवास जाति देख के दिए गए, या कितने आवास? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी अन्य दल, सब दलों के लोगों को आवाज दिए गए हैं। मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। अब आप टिकट पर आपने प्रश्न उठाया था, मैंने आपसे टिकट पर प्रश्न किया है। यही चीज सपा कहती है कि अगर हमने एम्बुलेंस चलाई थी तो केवल खास वर्ग के लिए नहीं चलाई थी, सबके लिए चलाई थी। अभी प्रवक्ता साहब ने बोला था तो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं सबके लिए बनती हैं। सुनिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपने टिकट दिया अल्पसंख्यकों को? अच्छा एक बात बताइए, हमारे साथ नवीन दुबे भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल। आपका ये कहना है ना कि जितनी ज्यादा भागीदारी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, उतनी ज्यादा हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। तो जातिगत जनगणना से परहेज क्यों कर रही हैं आप? जातिगत जनगणना से परहेज किसके ऊपर? इनके अकॉर्डिंग जातिगत मतगणना थोड़ा हो जाएगा, इनके हिसाब से थोड़ा। सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, फिर हमारे हिसाब से क्यों? जनता के हिसाब से हो रहा है। राम मंदिर क्या हम लोग के हिसाब से बना था? सीए क्या हम लोग के हिसाब से लागू करने की बात हो रही है? तभी इनको दिक्कत होने लगती है। जब नवीन दुबे जी एक सवाल करना चाहते हैं आपसे। नवीन दुबे जी। ऋचा जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस की सरकार यदि आई तो आपके धन, जमीन और पैसा, मंगलसूत्र, ये सब लेकर अल्पसंख्यकों को दे देगा। उनका अभिप्राय जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि सीधा इंडिकेशन मुसलमानों के लिए था। और एक भाषण में उन्होंने मुसलमानों का जिक्र भी कर दिया कि वो लेके मुसलमानों को दे देंगे। अब हमारा सवाल ये है कि 10 साल की मोदी जी की सरकार है और इस तरीके से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बना हुआ है।
अगर आपको इतना लगता है तो आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म कर देना चाहिए था, जो उससे उनको सुविधाएं मिलती हैं। आपकी सरकार भी तो सुविधाएं दे रही है उनको। और दूसरी चीज ये आती है कि जिस चुनाव में प्रधानमंत्री जी को जाकर जनता के बीच में ये बताना चाहिए कि साहब 10 साल का हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है, हम इस देश को यहां से यहां तक लेके आए हैं, ये स्थितियां हैं, हमने आपको रोजगार दिया है, हमने महंगाई पे नियंत्रण किया है, जो आपके वादे हुआ करते थे, हमने किसानों की आय दोगुनी की है, हमने स्मार्ट सिटी बनाई है, तो वो सब तो कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं वो। अरे क्यों बात नहीं करते? अच्छा, आप आईएम बन रहे हैं, हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, दुनिया में भारत आपकी 5वीं आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, एमएसपी पर किसानों की खरीद हो रही है, हमारे यहाँ का सब सर्वोच्च पद एक मतलब किसान भी खुश हैं, आदिवासी राष्ट्र मतलब किसान आपसे इतने खुश हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे धरना देने के लिए चले आए थे। किसान बहुत खुश हैं बीजेपी से, आपका ये कहना है? जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता है, अगर विपक्ष अपने मुद्दों को इतने अच्छे से उठाता है तो मुझे लगता है कि हमें 2 बार सरकार चलाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन पहले मैं आपके मैनिफेस्टो का जवाब देना चाहती हूँ। आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं कि जो भी आदमी बहुसंख्यक है वो भीख मांगेगा? जब जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक था तब आपने उसको माइनॉरिटी में नहीं रखा। अच्छा, आप अगर चलिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना ऋचा जी 370 हटने के बाद आपका ये कहना है कि वहां टूरिज्म डेवलप हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? आपको पहले के हालात और अब के हालात में सच में बदलाव नहीं दिख रहा है? नहीं, पुनर्वास की बात, हालात में बदलाव है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, खास तौर से कश्मीरी पंडित, कि उनके पुनर्वास के लिए, उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? देखिए, धारा 370 हटने के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के हुए हैं ना, ये ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार नहीं हटा सकती थी। आज जिस तरीके से वहां पर लाल चौक में तिरंगा लहराया जाता है, कितना गर्व होता है वहां के कश्मीरी पंडितों को, जिनको नहीं, आप सवाल से भटक रही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या किया? जितनी अच्छा ये बताइए, आज जब धारा 370 हट गई है तो क्या जो हमारी योजनाएं है वो वहां पर नहीं पहुंच रही हैं? वहां के लिए नहीं किया जा रहा है? ये स्पेसिफिक आंसर नहीं हुआ। ये आपने वादा किया था भारतीय जनता, मेरी सुनिए, आप समस्या क्या है ना कि जो मैं आपको बात आज के मैनिफेस्टो पे रखना चाहती हूँ ना, आप उस मुद्दे को वहां तक लाना नहीं चाहते हैं। मैंने आपसे ये बोला, आपने मुझसे बोला कि अल्पसंख्यकों को आप एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आज जब एक कोई मंदिर होता है किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे, तो उसमें आने वाला सारे पैसे का ट्रस्टी वहां का जिलाधिकारी होता है, ठीक है, उसका एक ऑडिट होता है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी भी अल्पसंख्यकों को ये धार्मिक स्थानों पे सरकार कभी हाथ डाल सकती है? तो आप उसको भी करिए ना सरकार के अधीन, करिए ना आराम से आप आर्थिक विभाजन जो आप करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन का सब्जेक्ट है ये, मैं आपसे बात करता हूं इस पे। देखिए, ऐसा है, केंद्र में सरकार 10 साल किसकी रही है? राहुल गांधी या किसी और गैर भाजपा की तो रही नहीं है। 2014 से 2024 तक का कार्यकाल एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी का रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि मंदिरों से पैसा ना लिया जाए? क्योंकि चढ़ावा हमेशा, आप नोटिस करिएगा, चढ़ावा हमेशा मंदिरों पर आता है, मस्जिदों में नहीं जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है, मजारों पर पैसा चलता है। अजमेर शरीफ को आप लेते, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाए नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल लेते आप, जिस तरीके से आपने हिंदू मंदिरों से आप पैसा लेते, उनसे भी लेते। आज जब आर्थिक ये समानता पे सवाल उठा दिया, तब तो विपक्ष ने हाहाकार मचा दिया। क्या गजब बात आप बोल रहे हैं कि जो मस्जिदों में अजमेर शरीफ में आ रहा है, उस पे आप ऑडिट कीजिए। मस्जिदों में जो फंडिंग आ रही है वो आपसी चंदे से आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जो चढ़ावा आता है। सुनिए, तो आपका ये अलग से कानून सरिया का क्यों चलता है? आप लोग एक कानून जब यूसीसी बिल लाने की बात करते हैं तो आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? या तो आप ये बोलिए कि नहीं हम एक देश में एक संविधान चलेगा, एक ही तरीके से चलेंगे। जहां पर आपका फायदा होता है आप अपने सरिया कानून पे चले जाते हैं। 3 तलाक की बात आती है तो आप कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। आपने अपने कार्यकाल में कितनी बार संविधान चेंज किया है, और हमारे में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी तो संविधान बदल देगी। चलिए ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऋचा जी, आपको याद दिला दें कि अभी अलीगढ़